हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ने बेटा पट्टी। पाठ का नाम है एन एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, जो बता रहे हैं बेटा समझ में आ रहा है नहीं? पहले बताओ। देखने पर सुनने पर आपको समझ में आता है ना कि हम क्या करें बेटा? हैं? बस इतना ही आप दिमाग में रखो कि पाठक जो बोल रहे हैं वह रटना नहीं है, समझना है कि कह क्या रहे हैं। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो निश्चित है कि गाड़ी जो है बहुत तेजी से दौड़ेगी। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, बाकी हम सब ट्रेनिंग देंगे आपको। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, तो पहला स्टैंजा हमने आपको पढ़ाया बेटा। क्या क्या होता है? पाठ का नाम है एन एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इस पाठ को लिखा है थॉमस ग्रे ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में ट्रांजिशनल पोएट के रूप में जाना जाता है, युग प्रवर्तक। यह कविता एक एलजी है, शोकगीत। इस कविता की राइम स्कीम है ए बी ए बी। कविता की विषय वस्तु है कि हमें अपनी किसी भी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करोगे? अच्छा बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी रूपी यात्रा का अंतिम मकसद भैरव घाट, मौत है, कब्र है। इसलिए हमें अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब आपके अंदर घमंड आता है बेटा, तभी आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो ना, क्योंकि अपनी चीज पर गर्व होगा तभी तो मजाक उड़ाओगे ना। तो यहाँ सीख आपको क्या दी जा रही है बेटा कि आपको अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। पाठ सुना रहा ना? एक देहात का गिरजाघर है। कहाँ है सब कुछ बता चुके। शाम का समय है। कवि देहात के गिरजाघर में बैठा हुआ है। उसी समय चर्चयार्ड की घंटी कर्फ्यू के घंटी की तरह बजती है, जो बता रही है कि अब शाम होने वाली, जो बता रही है कि चर्चयार्ड के आसपास का इलाका जंगली जानवरों के भय और आतंक से व्याप्त होने वाला है। बूढ़े दिन की मौत पर चर्चयार्ड की घंटी नेल घंटी की तरह बजती है। घड़ी घंटाल नेल घंटी की तरह बजती है, जो बता रही है कि अब शाम होने वाली। तो चर्चयार्ड में बजी हुई कर्फ्यू की घंटी की आवाज को सुन करके चर्चयार्ड के आसपास के खेतों में चरने वाले जानवर हुंकार मारते हुए अपने घर को वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों से क्या है? भय। चारागाह के ऊपर, ली माने क्या बताया था? चारागाह। चारागाह के ऊपर मंद मंद मंथर मंथर गति से ठंडी ठंडी सुगंधित हवा बह रही है। चर्चयार्ड में बजी हुई कर्फ्यू की घंटी की आवाज को सुनकर चर्चयार्ड के आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी अपने घर को वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जंगली जानवरों से क्या है? डर है। दिन भर धूप में कठिन परिश्रम करने के पश्चात किसान लोग पूर्णतया थक चुके हैं, इसलिए वे अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि रास्ता खुद थक गया हो। जैसा कि हम जानते हैं कि रास्ता कभी थकता नहीं है, यानी उस रास्ते पर चलने वाले किसान पूर्णतया थक चुके हैं। ट्रांसफर्ड एब्सेंट फिगर्स ऑफ स्पीच लगी। तो चर्चयार्ड में बजी हुई कर्फ्यू की घंटी की आवाज को सुनकर चर्चयार्ड के आसपास के खेतों में चरने वाले जानवर और काम करने वाले किसान अपने घर को वापस जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों से क्या है? डर। अब चर्चयार्ड के संसार में कवि का साथी केवल एक है, अंधेरा। यानी चर्चयार्ड के अंधेरे में कवि इस समय अकेला है, वहां उसका कोई साथी नहीं है। इस प्रकार से कवि ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से इस पाठ के शुरू के स्टैंजा में एक देहात के गिरजाघर के शाम के समय के
प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। यही बोलेंगे, ध्यान सुना एक बार। द पोएम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, हु इज फेमस एज ए ट्रांजिशनल पोएट इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस पोएम इज एन एलजी। The rhyme scheme of the poem is A B A B. The theme of the poem is that we should not be proud of our anything, because the goal of life's journey is nothing but death. By using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of evening in the opening stanza of this poem. It is about 2 evening. The poet Thomas Gray is sitting in the churchyard of a country at the time of evening. In the meantime, the bell of the churchyard is rung like a curfew bell, which is indicating that the atmosphere is about to be filled with the horror and terror of the wild animals. On the death of the old day, the bell of the churchyard is rung like a knell, which is indicating that it is about to be evening. So on hearing the voice of the curfew bell in the churchyard, the cattle which were grazing in the fields around the churchyard are going back to their residence, because they all are afraid of wild animals. Sweet, cool and perfumed wind is blowing slowly and slowly over the grassland. On hearing the voice of the curfew bell in the churchyard, the ploughmen who were working in the fields around the churchyard are also going back to their residence, because they are also afraid of wild animals. After working hard during the whole day in the sun, the ploughmen are totally tired, so they are moving slowly and slowly on their path. It seems to the poet as though the way itself had been tired. As we know, the way never tires. It means the ploughmen who are moving on the way are totally tired. So on hearing the voice of the curfew bell in the churchyard, the ploughmen and the cattle that were in the fields around the churchyard have gone back to their residence, because they all are afraid of wild animals. Now the poet is alone in the darkness of the churchyard. There is no companion of the poet in the churchyard but darkness. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of evening in the opening stanza of this poem. Clear? दूसरा स्टैंजा था बेटा, क्या था? अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के दूसरे स्टैंजा में एक देहात के गिरजाघर के ठीक बगल कब्रिस्तान के प्राकृतिक सौंदर्य का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने की क्या की है, कोशिश की। शाम का समय है, कवि एक देहात के गिरजाघर में बैठा है। देहात के गिरजाघर में बैठा हुआ कवि जब अपनी निगाहों को कब्रिस्तान की ओर फेंकता है तो उसे पता लगता है कि कब्रिस्तान में बहुत सारे देवदार के और सदाबहार के पेड़ उगे हुए हैं। उन पेड़ों के नीचे बहुत सारी कब्रें हैं। उन कब्रों की दशा बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उन कब्रों के ऊपरी सतह पर जो माटी पड़ी है उसको कीड़ों ने चाल दिया है। उस बेकार की माटी में सूखी घास उगी हुई है। दूर से देखने पर लगता है कि मानो वे कब्रें न हों बल्कि सूखे घास का बंडल हो। उस प्रत्येक सकरी कब्र में उस छोटे से गांव के सीधे साधे अनपढ़ अशिक्षित पूर्वजों को हमेशा के लिए लिटा दिया गया है, और जहां कहीं उनको लिटाया गया है, जहां कहीं उनको दफनाया गया है, वे चिरनिद्रा सो रहे हैं। कोई माइक बच्चा उनके शांत बिस्तर से उनको जगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे जिंदगी से थक चुके हैं। जिंदगी से थके हुए होने के कारण अपनी कब्रों में लेटे हैं, सो रहे हैं
आराम कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इस प्रकार से कवि ने इस पाठ के दूसरे स्टेंजा में देहात के गिरजाघर के ठीक बगल कब्रिस्तान के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। क्लियर? शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। दूसरा स्टेंजा चल रहा बेटा, इंपॉर्टेंट सब है पूरा पाठ। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the graveyard just beside the churchyard of a country at the time of evening in the second stanza of this poem. It is about to be evening. The poet Thomas Gray is sitting in the churchyard of a country at the time of evening. So sitting in the churchyard of a country at the time of evening, the poet Thomas Gray throws his eyes towards the graveyard and comes to know that there are growing a number of elm and yew trees in the graveyard. Under those trees there are a number of graves. The condition of those graves is very poor because the soul which is lying on the upper surface of those graves has become useless. In the useless soul of those graves there is growing dry grass. It seems to the poet as though those graves were the bundles of dry grass. In each and every narrow grave, the poor, uncivilized, illiterate forefathers of the small villagers have been laid buried, and wherever they have been buried, they are sleeping everlasting sleep. Nobody of this world can make them awake from their peaceful bed, because they all are tired of their life. On account of being tired of their life, they are lying, sleeping, and taking complete rest in their graves without any disturbance. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the graveyard just beside the churchyard of a country at the time of evening in the second stanza of this poem. इतना समझ आ गया बेटा? पक्का? अगर आपको समझ आ गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ गए ना? तब यही पाठक की गुरुदक्षिणा है बेटा। अरे गुरु से पढ़ने जाते हो तो दक्षिणा देते हो कि नहीं? आज से नहीं, आज का चला रहा है। पहले जो है गुरुदक्षिणा देने के लिए नहीं होता था तो शिष्यगण जो है भिक्षा मांग करके ले आते थे, उससे गुरुजी का भरण पोषण करते थे। तो गुरुजी का भी भरण पोषण होना चाहिए ना। तो हम फ्री सेवा दे रहे हैं, तो आपसे आशा करते हैं कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही पाठक की क्या है? गुरुदक्षिणा। ठीक है, अब अगला स्टैंजा चलते हैं, ध्यान सुनो। लिखा है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, the swallow twittering from its starboard set, the cock shall clarion and the echoing horde, no more shall rouse them from their lowly bed. ये लिखा बेटा। रात बीत गई, कब वहीं पर बैठा है। रात क्या हो गई? बीत गई। सवेरा हो गया। क्या हो गया? सुबह हो गई। तो सुबह का चित्रण हो रहा। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के तीसरे स्टेंजा में एक देहात के गिरजाघर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का सुबह के समय का चित्रण किया है। ठीक है, कैसे कहता है जरा देखिए, ध्यान सुनिए। बिल्कुल गांव पहुंच जाइए तभी मौज आएगी बेटा। हमारी बात सुनो ना, ध्यान सुनो बेटा। एक कलम हाथ में है ना, किताब भी है। किताब तो होगी यार, नहीं तो उस पर आता है, उस पर देखते रहो, उस पर लिखते जाओ कलम से किताब पर। द ब्रीजी माने ठंडी ठंडी। अरे यार घर में फ्रीजी नहीं होता है। जब पानी ठंडा होता है तो उसको हम फ्रिज कहते हैं, जम जाना। और जब हवा ठंडी होती है तो उसके लिए ब्रीज शब्द इस्तेमाल होता है। अरे ब्लो माने हवा को बना, उसी से ब्रीजी बना दिया। तो ब्रीजी माने ठंडी ठंडी, काल माने आवाज करती हुई, आप इंसेंस माने सुगंधित, ब्रीदिंग माने सांस, सांस माने हवा।
मार्न, मार्न माने मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म होता है सुबह, सुबह माने उषा काल। द ब्रीजी माने ठंडी ठंडी, काल माने आवाज करती हुई, इंसेंस माने सुगंधित, ब्रीदिंग माने सांस, सांस माने हवा, मार्न माने उषा, मार्न माने उषा काल। उषा लड़की का नाम नहीं यार, उषा काल माने प्रातः काल यानी सुबह का समय। अगर हिंदी में यह लिखा जाए तो क्या कहोगे बेटा, जानना चाहोगे? उषा रूपी नायिका। अरे हिंदी में जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अरे यार समझे नहीं, परेशानी फाइट किया गया ना उसमें। तो ब्रीजी मान समझ ना, उषा रूपी नायिका सुबह के समय कपाल भाती कर रही है। कपाल भाती समझते हो ना, अरे रामदेव वाली यार। उषा रूपी नायिका सुबह के समय कपाल भाती कर रही है, यही शाब्दिक अर्थ होता। या हिंदी में अच्छी भाषा में बोलोगे क्या होगा? उषा रूपी नायिका सुबह के समय जोर जोर से सांसें ले रही है, हिंदी में। लेकिन अब इसमें क्या लिखा है? यही लिखा है, उस बात को करना है क्या क्लियर। तो मार्न माने क्या बताया? सुबह, सुबह माने उषा काल, प्रातः काल के समय ठंडी ठंडी, ब्रीजी माने ठंडी ठंडी, काल माने आवाज करती हुई, आवाज आती है ना, काल कर माने आवाज करती हुई, इंसेंस माने सुगंधित, ब्रीदिंग माने हवा, हवा बह रही है। प्रातः काल में ठंडी ठंडी आवाज करती हुई सुगंधित हवा बह रही है। तो हवा में आवाज कब आएगी? जब हवा की गति तेज होगी तभी जाकर के उसमें आवाज आएगी ना बेटा। यानी कि सुबह के समय 4 बजे चर्च यार्ड के आसपास के वातावरण में ठंडी ठंडी सुगंधित तेज गति से आवाज करती हुई हवा चल रही है। एक आवाज, किसकी आवाज? हवा की आवाज। इस स्टैंजा में आवाजें गिनाई गई हैं। ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच लगी है। हमारी बात सुनो ना, सुबह के समय हवा में आवाज है, यानी बिल्कुल शांत वातावरण है, तो हवा थोड़ा तेजी चल रही है तो उसकी आवाज सुनाई दे रही है। द स्वालो माने अबाबिल पक्षी, उसे स्वालो माने निगलना होता है, वर्ब है, लेकिन द स्वालो माने अबाबिल पक्षी। तो क्यों कहा गया इसको जानोगे? स्वालो माने निगलना, ऐसा चिड़ै, ऐसा पक्षी जो अपने शिकार को पकड़े और सीधे निगल जाए, लील ले, चबाए ना, सीधे लील ले, उसको कहते हैं बेटा स्वालोवर्ड। ऐसे बकुला देखे होगे, अबाबिल पक्षी ना बेटा। द स्वालो माने अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग माने चहचहा रहा है, ट्विटरिंग माने चहचहा रहा है। फ्राम माने से, फ्राम माने से। द स्ट्रा बेट, एस्ट्रा माने घास फूस, बेल्ट माने बनी हुई, सेड माने छांव। घास फूस से बनी हुई छांव, घास फूस से बनी हुई छांव को क्या कहते हो बेटा? घोंसला कहते हो। द स्ट्रा माने घास फूस, बेल्ट माने बनी हुई, सेड माने छांव। घास फूस से बनी हुई छांव को क्या कहते हो बेटा? बोलो, घोंसला कहते हो। यानी कि सुबह के समय 4 बजे, इतना पाठक जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से, सुबह के समय 4 बजे अबाबिल पक्षी अपने घोंसले से चौकस चहचहा रहा है। यानी 2 आवाज हो गई, एक तो हवा की आवाज और दूसरा अबाबिल पक्षी की आवाज। अबाबिल पक्षी कैसा होता है समझ गए ना? अरे बकुला वाला बताया था, अभी आ रहा था क्या श्री कृष्णा, उसमें बकुला ने
कृष्ण भगवान को लील लिया, अंदर चले गए, फिर निकले आए बाहर, तो उसको दैट इज कॉल्ड अबाबिल पक्षी ना बेटा। अबाबिल पक्षी सुबह के समय 4 बजे अपने घोंसले से चौकस क्या कर रहा बेटा, चहचहा रहा है। तीसरी लाइन, द कॉक स्टिल क्लैरियन। द कॉक माने मुर्गा, मुर्गे की, अरे ये पास्ट ऑफिस लगा ना, मुर्गे की, स्टिल माने तेज, क्लैरियन माने बाक देना, बाक देना माने आवाज। यानी कि सुबह के समय 4 बजे मुर्गा भी जोर जोर से क्या कर रहा है, बाक दे रहा है। कई आवाज हो गई, 3, हवा की आवाज, अबाबिल पक्षी की आवाज और मुर्गे की आवाज। सुबह के समय 4 बजे 3 आवाजें हो गई। चौथी आवाज घोड़ा, आर द इकोइंग हॉर्न। इको माने प्रतिध्वनित होना, अरे रिफ्लेक्शन, इको माने प्रतिध्वनित होना, और हॉर्न माने भोंपू। अरे यार भोंपू नहीं जानते हो, तुरही तासा भोंपू, तो यानी कि भोंपू की आवाज प्रतिध्वनित हो रही है, इसको समझाना पड़ेगा क्या है। सुबह के समय, अब इसमें नहीं, इसको क्लियर करो। सुबह के समय शिकारी लोग जंगल में शिकार करने जा रहे हैं। कै बजे, 4 बजे सुबह के। अरे पहले जो है गेहूं चावल दाल ये सब नहीं चलता था, यही मांस वगैरह उज्जैनिक ज़्यादा अंग्रेज़ों का क्षेत्र है, ठंडा इलाका है, तो बुनना चाहिए ना, किसमें रोटी बोर के खाएंगे, तो मांस वगैरह चाहिए। तो सुबह के समय शिकारी लोग 4 बजे जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, इसलिए वह अपने भोंपू को क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं, अपने हॉर्न को जोर जोर से बजा रहे हैं। उस हॉर्न से निकली हुई आवाज वातावरण में इको हो रही है। इको शब्द सुना होगा यार फिजिक्स में, प्रतिध्वनि, ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ो, देखो उसमें इको शब्द मिलेगा। तो ध्वनि जो है क्या हो रही है, उस भोंपू की आवाज क्या हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है। यानी कई आवाज हो गई, 4 आवाज। कैसे चौथी आवाज कैसे, सुबह के लोग 4 बजे शिकारी लोग जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, इसलिए वह अपने भोंपू को बजा रहे हैं। उनके हॉर्न से निकली हुई आवाज वातावरण में इको हो रही है, गूंज रही है। यानी कि चर्च यार्ड के आसपास का इलाका शोरगुल से भरा पड़ा है। हवा की आवाज, अबाबिल पक्षी की आवाज, मुर्गे की आवाज और भोंपू की आवाज, इन सारी आवाजों से चर्च यार्ड के आसपास का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा है। अब उसमें नहीं है, पाठक बोला है, इन सारी आवाजों को सुनकर समाज के सामान्य वर्ग के लोग, समाज के पाठक जैसे लोग, पाठक माने लंठ पढ़ने वाले, समाज के सामान्य वर्ग के लोगों ने अपना बिस्तर छोड़ दिया है और वह सभी अपने कार्य में क्या है, व्यस्त। लेकिन दुख इस बात का है कि नो मोर सेल रोज, कोई आवाज, नो मोर सेल रोज, कोई और आवाज नहीं उठा पाएगी। रोज माने उठाना, दम माने उनको, किनको, उन गरीबों को जो अपने कब्रों में दफनाए गए। नो मोर सेल रोज दम, कोई भी आवाज, संसार की कोई आवाज नहीं बनी है जो उन गरीबों को उनके शांत बिस्तर से क्या कर सके, फ्रॉम देयर लोली बेड, लोली माने शांत, बेड माने बिस्तर, जो उनके शांत बिस्तर से उनको जगा सके। क्यों? क्योंकि वह सब बहुत ज्यादा थक गए। किससे? जिंदगी से। जिंदगी से थके हुए होने के कारण वह अपनी कब्रों में लेटे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। कवि का चैलेंज है कि इस संसार में कोई आवाज नहीं बनी है जो उन गरीबों को उनके शांत बिस्तर से क्या कर सके, जगा सके। क्योंकि वह सभी साउंड प्रूफ बेड में, साउंड प्रूफ कमरे में लेटे हुए हैं, उनको कोई माइक बच्चा जगा नहीं सकता। हिंदी आ गई? क्या सिखाया बेटा?
सुबह के समय चर्च यार्ड के आसपास का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा है। कैसे क्लियर किया? सुबह के समय ठंडी ठंडी वातावरण में आवाज करती हुई तेज गति से हवा चल रही है। एक आवाज, अबाबिल पक्षी अपने घोंसले से सुबह के समय 4 बजे चौकस चहचहा रहा है। सुबह के समय 4 बजे मुर्गा जोर जोर से बाक दे रहा है। सुबह के समय शिकारी लोग जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, उनके भोंपू की आवाज। तो चर्च यार्ड के आसपास का पूरा इलाका शोरगुल से भरा पड़ा है। लेकिन उन गरीबों के ऊपर इन आवाजों का कोई असर नहीं, कोई और आवाज नहीं है जो उन गरीबों को उनके शांत बिस्तर से क्या कस के जगा सके। पूरे हिंदी समझ में आ गई? अब बहुत भावनात्मक है बेटा, सब तो जग गए लेकिन वो बेचारे नहीं जगे। तो ध्यान सुनो बेटा, जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी पहले सुनो। शुरू करें? हिंदी ध्यान सुना बेटा। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के तीसरे स्टैंजा में सुबह के समय एक देहात के गिरजाघर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत करने की क्या की है, कोशिश की। ध्यान सुनो, सुबह का समय है। कवि के अनुसार सुबह के समय 4 बजे ठंडी ठंडी आवाज करती हुई तेज गति से सुगंधित हवा बह रही है। एक आवाज, सुबह के समय 4 बजे अबाबिल पक्षी अपने घोंसले से चौकस चहचहा रहा है। 2 आवाज, सुबह के समय 4 बजे मुर्गा जोर जोर से बाक दे रहा है। 3 आवाज, सुबह के समय 4 बजे शिकारी लोग जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, इसलिए वे अपने हॉर्न और बिगुल को बजा रहे हैं। उनके हॉर्न से निकली हुई आवाज वातावरण में प्रतिध्वनित हो रही है। यानी चर्च यार्ड के आसपास का इलाका सुबह के समय 4 बजे शोरगुल से भरा पड़ा है। इन सारी आवाजों को सुनकर समाज के सामान्य वर्ग के लोगों ने अपना बिस्तर छोड़ दिया है और वह सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इन सारी आवाजों का उन गरीबों पर कोई असर नहीं है जो कब्रिस्तान में देवदार और सदाबहार पेड़ों के नीचे कब्रों में दफनाए गए। कवि का चैलेंज है कि इस संसार की कोई आवाज नहीं बनी है जो उन गरीबों को उनके शांत बिस्तर से क्या कर सके, जगा सके। इस प्रकार से कवि ने इस पाठ के तीसरे स्टैंजा में एक देहात के गिरजाघर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का सुबह के समय का चित्रण किया है। हिंदी समझ आ गई? शुरू करें? ध्यान सुनो बेटा, तैयार हो? शुरू करें? ध्यान सुनो बेटा। By using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of the country at the time of morning in the 3rd stanza of this poem. फिर से एक बार। By using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of his country at the time of morning in the 3rd stanza of this poem. According to the poet Thomas Gray, it is about to be morning. It is about to be morning. In the morning at 4 o'clock, in the morning at 4 o'clock, sweet, cool and perfumed wind is blowing very fast with a noise in the atmosphere. In the morning at 4 o'clock, sweet, cool and perfumed wind is blowing very fast with a noise in the atmosphere. The swallow bird is chirping. Chirping माने चहचहाना.
The swallow bird is chirping loudly from its nest at 4 o'clock in the morning. The swallow bird is chirping loudly at 4 o'clock in the morning. Now the cock is also crowing loudly at 4 o'clock in the morning. 3 hours. Since the hunters are going to hunt in the forest at 4 o'clock in the morning, they are blowing their horns and bugles. The voice of their horn is being echoed in the atmosphere. It means the whole atmosphere around the churchyard is full of a number of noises. So on hearing the noises of the atmosphere at 4 o'clock in the morning, the common people of the society have left their bed and they are busy in their work. But the matter of sadness is that there is no effect of all these noises on those poor villagers who are lying in their graves under the urn and duties in the graveyard. They are effectless from all these noises. इन सारी आवाजों से क्या है? अप्रभावित है. It is the challenge of the poet that no voice of this world can make them awake from their peaceful bed, because they are tired of their life. They are sick of their life. On account of being tired of their life, they are lying, sleeping and taking complete rest in their graves without any disturbance. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of morning in the third stanza of this poem. कुछ समझ पक्का? कॉन्फिडेंस? एक बार फिर हिंदी सुन लो. शुक्र है अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के तीसरे स्टेंजा में एक देहात के गिरजाघर के आसपास के सुबह के समय का प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत करने की क्या की है? कोशिश की. सुबह का समय है. कवि के अनुसार सुबह के समय 4 बजे ठंडी ठंडी सुगंधित आवाज करती हुई तेज गति से हवा चल रही है. सुबह के समय 4 बजे अबाबिल पक्षी अपने घोंसले से चौकस चहचहा रहा है. सुबह के समय 4 बजे मुर्गा जोर जोर से बांक दे रहा है. सुबह के समय 4 बजे शिकारी लोग जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, इसलिए वे अपने हॉर्न और बिगुल को बजा रहे हैं. उनके हॉर्न से निकली हुई आवाज वातावरण में गूंज रही है. यानी सुबह के समय 4 बजे चर्च यार्ड के आसपास का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा है. इन सारी आवाजों को सुनकर समाज के सामान्य वर्ग के लोगों ने अपना बिस्तर छोड़ दिया है और वे सभी अपने कार्य में क्या हैं? व्यस्त. लेकिन दुख इस बात का है कि इन सारी आवाजों का उन गरीबों पर कोई असर नहीं है जो कब्रिस्तान में देवदार और सदाबहार पेड़ों के नीचे कब्रों में दफनाए गए. वे सारे लोग इन सारी आवाजों से क्या है? अप्रभावित हैं. कवि का चैलेंज है कि संसार में कोई आवाज नहीं बनी है जो उन गरीबों को उनके शांत बिस्तर से क्या कर सके? जगा सके. इस प्रकार से कवि थॉमस ग्रे ने एक देहात के गिरजाघर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत करने की क्या की है? कोशिश की. शुरू करें. ध्यान सुनो बेटा. लैंग्वेज देखो बेटा, पाठक स्टाइल. By using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of morning in the third stanza of this poem. It is about to be morning. In the morning at 4 o'clock, sweet, cool and perfumed wind is blowing very fast in the atmosphere with a noise. The swallow bird is chirping loudly from its nest at 4 o'clock in the morning. In the morning at 4 o'clock, the cock is also crowing loudly.
The hunters are going to hunt in the forest at 4 o'clock in the morning. So they are blowing their horns and bugles. The voice of their horn is being echoed in the atmosphere. It means the whole atmosphere around the churchyard at 4 o'clock in the morning is full of a number of noises. So on hearing the noises of the atmosphere, the common people of the society have left their bed and they are busy in their work. But the matter of sadness is that there is no effect of all these noises on those poor villagers who are lying in the graves under the elm and yew trees in the graveyard. It is the challenge of the poet that no voice of this world can make them awake from their peaceful bed, because they all are tired of their life. जिंदगी से थक चुके हैं, जिंदगी से उब चुके हैं. They are sick of their life. So on account of being tired of their life, they are lying, sleeping and taking complete rest in their peaceful bed without any disturbance. They are effectless from all these noises. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of morning in the third stanza of this poem. कुछ समझ में पक्का कॉन्फिडेंस? अरे बहुत सरल बता रहे हैं यार कि शोरगुल है, सब लोग अपना बिस्तर छोड़ दिए हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन ये सारी आवाजें उन गरीबों को नहीं जगा पा रही हैं जो कब्रिस्तान में देवदार और सदाबहार पेड़ों के नीचे कब्रों में दफनाए गए. हम भी जिंदगी से थकेंगे, आप भी जिंदगी से उबोगे, तो जाना वहीं पड़ेगा, यानी गंतव्य वही है. इसलिए हे पाठकों, हमको अपने किसी भी चीज पर तोपची नहीं बनना चाहिए. यानी कक्षा में 2 सवाल ज्यादा आने लगे तो ऐठे रहो. अरे उसको दूसरों को बताओ, अपने साथियों को बताओ, आपका ज्ञान बढ़ेगा. ठीक है, तो वही हम भी काम कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे जितने शिष्य हैं वे हीरो बन के निकले बेटा. तो समझ गए ना क्या करना चाहते हैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब आपका काम है बेटा. जितना आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने स्कूल के साथियों को भी यह सूचित कर दो कि पाठक का बैच चल रहा है, मौज आ रही है, हमको मौज आ रही है, तो तुमको भी आएगी, तो तुम भी पढ़ो. ठीक है, हमारी बात सुनो ना, शुरू करें एक बार फिर. अब उनके लिए जो पाठक की तरह के लड़के, यानी तिबारा बोलने जा रहे हैं बेटा अंग्रेजी में, वैसे 4-4, 5 बार क्या लिखा है, एक चीज था बेटा, कोई भी चीज जो लिखी गई है उसको अपने अंदर अनुभूत करो. आप अनुभूत किए कितनी भावनात्मक है. दुख प्रकट कर रहा है कब कि इन सारी आवाजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि बेचारे जिंदगी से थक चुके हैं. उनको हम कोई माइक बच्चा जगा नहीं सकता. सबके जीवन में होगा बेटा. नहीं आए हो तो जाओगे, एफएलओ पढ़ाए नहीं आए बेटा. कम पॉइंट, बहुत अच्छी चीजें इंटरमीडिएट में सिखाई जाती हैं. पढ़ाने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए. अगर आप हमारी भाषा समझ रहे होगे तो अब अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करोगे और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे. चाहे आपे में से अब कोई नेता बनेगा, कोई आईएएस पीसीएस बनेगा, कोई न, तो आप ऊंचे बढ़ोगे, लेकिन कभी किसी का मजाक न उड़ाना. यह सिखाया जा रहा है. सब कुछ जितना है इंटर्न पूरा परिपक्व बना देंगे बेटा. लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं बेटा. ये नंबर पाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, नंबर तो उनके बाप को देना पड़ेगा यार. परेशान ना हो, ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें. हमने आपको बताया बाय, लास्ट बोल रहे हैं बेटा, ध्यान सुनो. बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of morning in the third stanza of this poem. It is about to be morning. According to the poet Thomas Gray, in the morning at 4 o'clock, sweet, cool and perfumed wind is blowing very fast in the atmosphere with a noise. The swallow bird is chirping loudly from its nest at 4 o'clock in the morning. In the morning at 4 o'clock, the cock is also crowing loudly.
In the morning at 4 o'clock, the hunters are going to hunt in the forest. So they are blowing their horns and bugles. The voice of their horn is being echoed in the atmosphere. It means the whole atmosphere around the churchyard is full of a number of noises. So on hearing the noises of the atmosphere, Pathak style, on hearing the noises of the atmosphere, the common people of the society have left their beds, and they are busy in their work. But the matter of sadness is that there is no effect, there is no effect of all these noises on those poor villagers who have been laid buried in the graves under the elm and yew trees in the graveyard. They are effectless from all these noises. So it is the challenge of the poet. It is the challenge of the poet that no voice of this world can make them awake from their peaceful bed. Because they all are tired of their life. They all are sick of their life. So on account of being tired of their life, they are lying, sleeping and taking complete rest in their peaceful bed. Now, in this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of morning in the third stanza of this poem. कुछ समझ पक्का आया होगा? लाइक, पहले लाइक करो, तभी कल पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे. लाइक किया, शेयर किया, अपने साथियों को बताओगे? कसम खाओ हमारी, कसम खाओ हमारी. गुरु कसम खा रहे हो बच्चा, अपने साथियों को बता दो कि पाठक का बैच शुरू हो गया. ओके बेटा, थैंक यू.